Good morning my student of class 3। आज का क्लास है तृतीय वर्ग का समाज अध्ययन SST सोशल स्टडी। किताब का नाम है सामाजिक जीवन परिचय भाग ई। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन क्या है, समाज क्या है, इस विषय वस्तु को आप ध्यान से समझिएगा कि हमें समाज में किस तरह से रहना है, समाज में किस तरह से जीवन व्यतीत करना है, उसका परिचय आपके बुक किताब के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें उसकी चर्चा की गई है। जो मैं ये पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, इस पाठ के लिए या पूरे समाज अध्ययन के लिए आज ही आप एक एक कॉपी आप लोग सभी विद्यार्थी ले लेंगे और उसमें अपना नाम, विषय लिख लेंगे और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा इसको लिखाऊंगा। गैर कॉपी में परिभाषा, अभ्यास कार्ड, खाली जगहों को भरें, ये सभी साफ साफ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाएंगे। नहीं लिखने पर आपको घटना होगी कि आप जो भी पढ़ाई हुआ नहीं समझ पाएंगे, नहीं लिखा रहेगा दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे, परीक्षा में लिखने के लिए आएगा नहीं लिखेंगे, जिससे आप पिछड़ते जाएंगे। इसलिए जो भी पढ़ाई होगी उसके लिए अलग कॉपी रखेंगे और समाज की जितनी भी पढ़ाई होगी पाठ के आधार पर अपनी पाठ्य पुस्तक की एक अभ्यास पुस्तिका अर्थात एक कॉपी लेकर उसमें पूरा क्रमबद्ध पाठ सा पाठ आगे लिखते जाएंगे। सामाजिक जीवन, समाज क्या है, सबसे पहले इसके बारे में। मनुष्यों का समूह जहाँ एक साथ रहते हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ने का उपाय करते हैं और एक दूसरे से सीख लेकर आगे बढ़ने का प्रेरणा लेते हुए बढ़ते चले जाते हैं। अपने से छोटों को सीख देते हैं, बड़ों से उपदेश देते हैं। समाज में इस तरह से जीवन व्यतीत करने के लिए जिस पाठ्य पुस्तक में चर्चा की गई है उसे सामाजिक जीवन कहा गया है। उसी का परिचय इस किताब के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें सबसे प्रथम पाठ इकाई 1 कहा गया है। पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 का नाम है पृथ्वी एक जीवित ग्रह। पृथ्वी एक जीवित ग्रह। सबसे पहले आ गया है ग्रह, जीवित ग्रह। ग्रह क्या है इसके बारे में मैं अभी समझा रहा हूँ। जो भी शब्द आएगा उसका विश्लेषण जो कर रहे हैं ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसे अपने मस्तिष्क में जमा करके बसा कर रखने का कोशिश। ग्रह सूर्य या उसके चारों ओर, सूर्य या उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय, खगोल यह शब्द है। इस ब्रह्मांड पृथ्वी, ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी भी आते हैं, तारा, वायु, जल सभी आते हैं।
तो यहाँ पर है, किताब को पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन किताब में ये शब्द पहला ग्रह की परिभाषा नहीं है, जिससे मैं पहले समझा रहा हूँ, फिर आपको बोर्ड पर लिखाएंगे, जिसे देखकर अवश्य समझने का कोशिश करें। सूर्य या उसके चारों ओर परिक्रमा, परिक्रमा मैंने घूमना, चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। उसके बाद है हमारी पृथ्वी। हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर जल, वायु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, झरना, ये सभी पाए जाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी। वायु और जल दोनों होने के कारण केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी को एक जीवित ग्रह कहा। वायु और जल दोनों होने के कारण पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, चाहे मनुष्य का जीवन हो, पशु पक्षियों का जीवन हो या पेड़ पौधे का जीवन, ये सभी हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है, इसीलिए इसे एक ग्रह कहा गया। यह पृथ्वी हमारी जो है एक जीवित ग्रह। फिर से ग्रह की परिभाषा सुन लीजिए। सूर्य या उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले, चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, जिसके नाम क्रमशः है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और बुध। ये 8 ग्रह। सभी ग्रहों में से आज हम सबसे पहले जो इस पाठ का नाम दिया गया है हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी ग्रह का ही वर्णन कर रहे हैं। पृथ्वी ग्रह दिन के समय सूर्य चमकता है, रात्रि में हम चंद्रमा और तारों को देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे और 8 ग्रह सभी आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड, आकाश में दिखाई देने वाले पिंड को ही आकाशीय पिंड। सूर्य भी आकाश में दूर से हमें दिखाई देती है, चंद्रमा भी हमें रात्रि को दूर से ही आकाश में दिखाई देते हैं, तारे भी रात में अधिक दूरी होने के कारण टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, और 8 ग्रह ये भी हमें आकाशीय। इन सब को मिलाकर सौर मंडल कहा जाता है। अभी आप लोगों को एक शब्द आया था सौर मंडल, अब यहाँ पर सौर मंडल की भी परिभाषा आ रही है कि सूर्य, चंद्रमा, तारे और 8 ग्रह सभी मिलकर सभी आकाशीय पिंड, इन सबों को मिलाकर एक साथ हम उसे ही सौर मंडल कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे और 8 ग्रह के समूह को सौर मंडल कहते हैं।
अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले प्राकृतिक वस्तुओं को आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड भी जो आया उसमें उसका परिभाषा कहिए या क्या है, आकाशीय पिंड क्या है, या आकाशीय पिंड किसे कहते हैं, या आकाशीय पिंड किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर एक ही है, अंतरिक्ष में दिखाई देने वाली प्राकृतिक वस्तुओं को आकाशीय पिंड कहते हैं। और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर भी किताब के अनुसार न लिख करके कहा जाता है, इस तरह से मैं लिख करके जो मैं आप लोग के बोर्ड पर लिखा करके समझा रहा हूँ और बोर्ड पर लिखूँगा, उसी आधार पर लिखेंगे। अंतरिक्ष में दिखाई देने वाली प्राकृतिक वस्तुओं को आकाशीय पिंड कहते हैं। कहते हैं का अर्थ हुआ कि आप अपनी भाषा में लिखें, और कहा जाता है कि अर्थ होता है कि यह किताबी भाषा में किताब से देख कर विद्यार्थी होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे कि कहा जाता है न लिख करके इसे कहते हैं, इस रूप में लिखें। उसके बाद आता है ग्रह के बाद उपग्रह। उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड है जो उनसे बड़े पिंड विशेषकर ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं। ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर घूमते रहने वाले, चक्कर लगाने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी ग्रह, लेकिन पृथ्वी एक ग्रह है, इसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाते हैं, तो पृथ्वी को इसको पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, यानी चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उसके बाद पृथ्वी की सतह दो भागों से बनी। पृथ्वी की सतह दो भागों से बनी है। लगभग 2/3 क्षेत्र जल है और 1/3 क्षेत्र। पृथ्वी की ऊपरी सतह 2/3 क्षेत्र जल से और 1/3 क्षेत्र भूमि। जल झीलों, नदियों, समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से घिरा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 2/3 क्षेत्र, 2/3 भाग जो है, तो जल से घिरा हुआ होने के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह दिखा। यानी पृथ्वी का यहाँ दूसरा नाम आया नीला ग्रह। प्रश्न आपको इस पाठ के अंत में मिलेगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर होगा पृथ्वी पर 2/3 क्षेत्र जल से ढका हुआ है और यह जल से ढका हुआ भाग नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यदि हम एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर दूर तक देखते हैं तो हमें आकाश भूमि से मिलता हुआ दिखाई देता है। इस मिलने वाले स्थान को क्षितिज रेखा। वास्तव में आकाश और भूमि कभी नहीं मिलते, केवल इसका प्रतीक। इसका उदाहरण आपके जीवन में आप अपने घर बैठे अपने घर के छत्ता पर चढ़ करके चारों ओर लगेगा कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आकाश पृथ्वी में छपा हुआ है।
फिर वहाँ से आप 10 किलोमीटर दूर कहीं चले जाइए, ऊंचे स्थान पर खड़े हुए, तो वहाँ से लगेगा कि उधर चारों ओर आगे बादल जो है जमीन में समा हुआ है। पहाड़ पर चढ़ करके ऊपर देखिए तो लगेगा कि यहाँ से 10-20 किलोमीटर, कोई निश्चित नहीं कि 10 किलोमीटर, देखने में 10-20 किलोमीटर दूरी पर लगेगा कि वहाँ बादल जमीन में समा। तो यह केवल प्रतीत होता है। आकाश और भूमि कभी भी आपस में दोनों मिला हुआ नहीं, ये केवल प्रतीत होता है, ऐसा हमें देखने में लगता है। तो इस तरह के स्थान को ही क्षैतिज कहा जाता है, क्षितिज कहा जाता है। क्षितिज छ शिकार संयोगी छ शिकार क शिकार ज क्षितिज। जब हम अपने ऊंचे स्थान पर कहीं खड़े होकर चारों ओर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश भूमि से कुछ दूरी पर जाकर के मिला हुआ है, लेकिन यह वास्तविक में मिला हुआ नहीं है, सिर्फ प्रतीत होता है। तो इसी को हम कहते हैं क्षितिज। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, किताब पलटने के बाद आगे मिल ही जाता है। इसी में पाठ में बीच में यह आ गया कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा है। इसका उत्तर लिखेंगे। अभी मैं 2-3 बार बोला, फिर एक बार बोल दे रहा हूँ कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है और जल से ढका हुआ भाग दूर से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसके बाद आया क्षितिज किसे कहते हैं। तो हम कहीं भी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर चारों तरफ दूर दूर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश भूमि से सटा हुआ है, मिलता है, लेकिन यह वास्तविक में मिलता नहीं, सिर्फ हमें प्रतीत होता है, ऐसा देखने में लगता है। तो इस तरह से आकाश को भूमि से मिलते हुए प्रतीत होना, दिखाई देना, जो वास्तव में संभव नहीं है, इसे ही क्षितिज कहते हैं। इसके बाद आगे है पृथ्वी की आकृति। पहले लोग सोचते थे कि पृथ्वी चपटी है और वे दूर तक चलेंगे, इसके किनारों से गिर जाएंगे। सन 1519 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक, पुर्तगाल के रहने वाले लोगों को पुर्तगाली कहा। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप बिहार राज्य के हैं, चले जाइए दिल्ली, वहाँ कहेगा बिहार। पंजाब का यहाँ लोग आकर के काम करते हैं, उसे कहते हैं पंजाब। उसी तरह से पुर्तगाल के रहने वाले एक नाविक, जिसे पुर्तगाली नाविक फर्डिनांड मैगेलन 5 जहाज़ों के साथ पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा पर स्पेन से चले। 3 वर्षों के बाद उन जहाज़ों में से एक उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की थी, अर्थात शुरू की। यानी वह जिस जगह से चला, वह घूमते घूमते 3 वर्षों के बाद उसी जगह पहुंच गया। इससे यह साबित होता है कि पृथ्वी गोल है। यह 1519 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक ने प्रारंभ किया और 1522 ईस्वी में सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। 1969
नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला, उसने चंद्रमा से पृथ्वी के कई चित्र लिए। इनसे भी यह पुष्टि हो गई कि पृथ्वी गोल है, यानी उनको गोल ही नजर आता है। वास्तव में पृथ्वी लगभग एक संतरे की भांति ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है। ऊपर और नीचे वाले भागों को ध्रुव कहा जाता है। जो चपटी भाग है जिसको ऊपर और नीचे दोनों भाग है जिसको ध्रुव कहा जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के दो ध्रुव है, ऊपर का उत्तरी ध्रुव, नीचे का दक्षिण। इसमें प्रश्न आपको पूछेगा कि दो व्यक्तियों का नाम बताइए जिन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। यह कब सिद्ध किया? 1969 ईस्वी। किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो पुर्तगाली नाविक फर्डिनांड मैगेलन। कब सिद्ध किया? 1519। उसके बाद पृथ्वी का वायुमंडल, वायु माने हवा, मंडल माने हवा का समूह। पृथ्वी चारों ओर से वायु के एक आवरण से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। कहीं भी आप पृथ्वी पर रहिए आपको हवा वहाँ मिलेगी। तो वायु के इस आवरण को ही, हवा के इस आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। यह पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला। सभी जीवित वस्तुओं को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वायुमंडल के बाहर बाहरी अंतरिक्ष। यदि वायुमंडल के 100 भाग किया जाए तो उनसे 78.08 भाग में नाइट्रोजन पाया जाता है। हवा में क्या क्या है इसके बारे में वर्णन है कि 100 में 78.08 78.08 नाइट्रोजन, 20.95 ऑक्सीजन, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड और 0.94 भाग में दूसरी अन्य गैसें। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? तो प्रमुख रूप से 78.08 नाइट्रोजन, 20.95 ऑक्सीजन और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड और 0.95 अन्य गैसें। वायुमंडल के अधिकांश भाग किस गैस से बना है? इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। उसके बाद पृथ्वी के लक्षण। भूमि पर पहाड़ियाँ और पर्वत है, चपटे मैदान है, घनी वनस्पति वाले वन क्षेत्र हैं। पृथ्वी के कुछ भाग ठंडे हैं जहाँ बर्फ है। कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। इन स्थानों पर वनस्पति बहुत कम है, इन्हीं पर यहाँ जानवर और पौधे बहुत कम मात्रा में पाए। पृथ्वी के लक्षण यानी पृथ्वी पर किस किस तरह से कैसी स्थितियाँ कहाँ हैं इसके बारे में। भूमि पर कहीं पहाड़ियाँ भी हैं, कहीं पर्वत भी, कहीं चपटे मैदान हैं तो कहीं घनी वनस्पति वाले क्षेत्र। पृथ्वी पर कुछ भाग बहुत अधिक ठंडे हैं जहाँ बर्फ पड़ती है, तो कुछ भाग में वर्षा बहुत कम होती है। ये जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ वनस्पति भी बहुत कम है।
अर्थात वहाँ गर्मी पड़ती है, बालू की रेत है, इसलिए उसे मरुस्थल लिखा है। और मरुस्थल में जानवर भी बहुत कम पाए जाते हैं और पेड़ पौधे भी बहुत कम पाए जाते हैं। किताब में चित्र में आपको देखिए दिया हुआ है कि पर्वत बर्फ से ढका हुआ है, मैदान हरा है क्योंकि उसमें घास है, वन पेड़ पौधे दिखाए गए, मरुस्थल लाल रंग का है। जहाँ आज के इस पाठ में इतना ही, जिसको कल मैं इसका पहले सभी का परिभाषा बताएंगे, बोर्ड पर जो समझाए हैं कल लिखाएंगे, उसको आज कॉपी बना करके उसमें सिर्फ अपना नाम, किताब का नाम, इकाई 1 पृथ्वी, ये सभी लिख करके रखेंगे। और कल इसका सभी का डिफिनेशन अर्थात परिभाषा के बाद इसका लिखित अभ्यासकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी बताया। जितना पढ़ाया उसका कुछ परिभाषा को दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, इसीलिए पृथ्वी को एक जीवित ग्रह भी कहा गया है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, 1/3 भाग भूमि से घिरा है। सबसे पहले मैगलन ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। उसके बाद ग्रह के बारे में बताए थे कि ग्रह एक आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चलता है। क्षितिज रेखा जहाँ भूमि या समुद्र आकाश से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, क्षितिज रेखा का। अंतरिक्ष पृथ्वी और इसके वायुमंडल से बाहर एक सीमा रहित क्षेत्र है जिसे अंतरिक्ष कहा है। ध्रुव पृथ्वी के निचले और ऊपरी भाग को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद ग्रह का परिभाषा बताए थे कि सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले, परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। आकाशीय पिंड आकाश में दिखाई देने वाली प्राकृतिक वस्तुओं को आकाशीय पिंड कहते हैं। उपग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो खासकर ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण। आज इतना ही। कल आप लोग का इसका अभ्यास और परिभाषा दोनों दिखाएंगे। किताब जो खरीद लिए हैं इसको एक बार अवश्य आज पढ़ने का कोशिश करेंगे और जो मैं समझाया हूँ उसको गौर से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू।